कहानी की शुरुआत दो तस्वीरों से करता हूं। ये पहली तस्वीर शायद आपको याद होगी। 11 महीने पुरानी तस्वीर है ये। 23 मई 2025 शिलोंग के पास एक पहाड़ी जंगल के इलाके की ये तस्वीर है और यहां पे चढ़ाई है। ये तस्वीर उस वक्त की है जब सोनम राजा रघुवंशी को अपने साथ लेकर ऊंचाई पर गई और फिर किराए के कातिलों के साथ मिलकर खुद अपने पति को धक्का देकर खाई में फेंक दिया। 11 महीने बाद की एक दूसरी तस्वीर आपको अब दिखाता हूं। यह तस्वीर पुणे से करीब 52 किलोमीटर दूर, 52 किलोमीटर दूर 13वीं सेंचुरी में बने आयरन फोर्ट यानी लोहागढ़ किले की है। यहां भी आपको सीढ़ियां दिखाई दे रही हैं। लगभग 350 फीट की ऊंचाई है। आम लोगों के साथ साथ यहां ट्रैकिंग के दीवाने भी आते हैं। अब दोनों तस्वीर आपने देख ली। लगभग दोनों तस्वीर आसपास का मंजर देखें, ऊंचाई देखें, गहराई देखें, एक जैसी है। लेकिन हिंदुस्तान के दो किनारों की ये दो तस्वीरें हैं, एक शिलोंग की और दूसरी पुणे की। तस्वीर बेशक दो किनारों की है लेकिन कहानी लगभग एक जैसी। ऐसा लगता है जैसे किसी ने एक स्क्रिप्ट को उठाकर हूबहू एक ही तरह की दो कहानी लिख दी, बस थोड़े से कैरेक्टर और जगह को हेर फेर कर। ये कहानी जो पुणे से आई है, इसको आप सोनम पार्ट 2 भी कह सकते हैं, क्योंकि इसमें जो जो चीजें एक जैसी हैं वो आगे आपको पता चल जाएगा। इस कहानी की शुरुआत होती है 18 जून को। 18 जून की सुबह 10:30 बजे एक लड़का और एक लड़की अपने घर से निकलते हैं घर वालों को बताकर कि वो इसी लोहगढ़ किले में जा रहे हैं। लड़के का नाम केतन अग्रवाल और लड़की का नाम सिया गुप्ता। दोनों पुणे के एक बड़े बिजनेस मैन फैमिली से, बड़े कारोबारी घराने से आते हैं। इन दोनों की फरवरी में ही सगाई हुई, 11 फरवरी को, और 25 नवंबर इसी साल को दोनों की शादी होनी थी। सिया और केतन अब दोनों पहुंचते हैं इस किले के ऊपर। दोनों किले के ऊपर पहुंचने के बाद आसपास का मंजर देख रहे हैं। केतन को ट्रैकिंग का शौक है, वो पहले भी जा चुका है। तभी अचानक ऐसा कुछ होता है कि केतन फिसल कर 340 फीट नीचे खाई में जा गिरता है। उसे गिरता देख अचानक सिया जोर से चीखती है। आसपास के गार्ड वहां पहुंचते हैं। वो बताती है कि हम दोनों बिल्कुल एज पे खड़े थे और बैलेंस बिगड़ा और केतन गिर गया। उसका तो रोते हुए अपने घर पे फ़ोन करती है और बताती है कि ऐसा हादसा हो गया। बदहवास घर वाले भागते हैं, वहाँ पहुँचते हैं। तब तक गार्ड ने पुलिस को बताया, पुलिस पहुँची। इसके बाद एक सर्च ऑपरेशन शुरू हुआ। खाई बहुत गहरी थी, एरिया बहुत बड़ा, पूरा दिन लग गया, केतन का कोई सुराग नहीं मिला। 18 जून की तारीख बीत गई। 19 जून की सुबह फिर से सर्च ऑपरेशन शुरू हुआ और 19 जून को आखिरकार 340 फीट नीचे गहरी खाई में कुछ एक्सपर्ट्स और बाकी पुलिस और जो उस किले के गार्ड, इन सब ने ढूंढ कर केतन की लाश ढूंढ निकाली। अब केतन की लाश को खाई से बाहर निकाला गया, हॉस्पिटल ले जाया गया, पोस्टमार्टम हुआ और पुलिस ने एक्सीडेंटल डेथ का केस दर्ज कर लिया। सबसे ज़्यादा लोगों को अफसोस और जो गमज़दा थे वो अब सिया को लेकर थे कि कैसी बदनसीब लड़की है। 4 महीने पहले इसकी मंगनी हुई और 5 महीने बाद शादी होने वाली थी, लेकिन इसी बीच होने वाला पति मर गया एक एक्सीडेंट में। सब सिया से अफसोस जता रहे थे। शहर के नामी घराने से दोनों आते हैं। सिया के पिता का ड्राई फ्रूट्स और मसालों का बिजनेस है, साथ में रियल एस्टेट का। केतन के पिता का भी रियल एस्टेट का बिजनेस और काफ़ी बड़ा है। 20 जून को पोस्टमार्टम होने के बाद शहर में अंतिम संस्कार कर दिया जाता है। अग्रवाल और गुप्ता परिवार के तमाम लोग उस अंतिम संस्कार में हिस्सा लेते हैं। इसके बाद 21 फरवरी को सिया अपने ससुराल पहुंचती है, होने वाले ससुराल, जो अब शायद नहीं हो पाए क्योंकि होने वाले पति की मौत हो चुकी है। ससुराल जाती है। ससुराल में तमाम लोग गमज़दा अफसोस कर रहे हैं। वहाँ तस्वीरें रखी हैं, माला चढ़ा हुआ है। 26 साल की उम्र मरने की तो होती नहीं। वहाँ पहुँचती है सिया अफसोस जताने।
सिया को देखकर उल्टा घर वालों को उस पर अफसोस हो रहा है कि कैसी लड़की है जिसकी शादी से पहले ही उसके सुहाग की मौत हो गई। सिया केतन की बहन को ढारस बंधा रही है और केतन की बहन अब सिया को, और इसी बीच में केतन की बहन सिया से एक सवाल पूछती है कि बताओ हुआ कैसे, कैसे मेरा भाई नीचे गिर गया। जैसे ये सवाल पूछा, अब तक बिल्कुल माहौल एकदम गमज़दा था, गमगीन था। अचानक सिया के चेहरे की रंगत बदलने लगी। बहन को बड़ा अजीब लगा। वो कुछ बोलने लगी लेकिन जुबान उसका साथ नहीं दे रही थी। बहन को लगा कि ये क्या, मतलब किस तरीके से बता रही है ये। उसे शक हो गया कि कुछ छुपा रही है। उसी वक्त बहन उठी और अपने पापा को कोने में ले जाकर उसने कहा कि हमारा भाई ट्रैकिंग का उस्ताद, इतनी बार ट्रैकिंग पे गया, अकेले गया, इससे ख़तरनाक जगहों पर गया, कभी ऐसा हादसा नहीं हुआ। मुझे कुछ गड़बड़ लग रहा है। पिता को पहले ही शक था। शक की एक वजह थी। शक की वजह यह थी कि इससे पहले भी 2-3 बार जबरन सिया केतन को उसी फोर्ट में, उसी किले में ले जाने के लिए जिद कर रही थी। एक बार तो घर वालों ने मना किया था। खैर, पिता को शक हुआ। पिता पुलिस स्टेशन पहुंचे। उधर पुलिस वाले एक्सीडेंटल डेथ का मामला दर्ज कर खामोश हो चुके हैं, केस में कुछ है नहीं। पिता और केतन की बहन थाने जाती हैं, एसपी से मिलती हैं और कहती हैं कि मेरे बेटा की मौत एक्सीडेंटल डेथ नहीं है, ये एक मर्डर है। पुलिस वालों से बहस भी होती है कि आप कैसे कह रहे हैं। उन्होंने कहा कि कुछ ऐसी चीज़ें बीच में हुई हैं जिनसे मुझे शक हो रहा है और शक सिया पर है। आप एक बार जांच कीजिए। आप उस जगह के, उस किले के सीसीटीवी फुटेज की जांच कीजिए, आप सिया के मोबाइल की जांच कीजिए। और फिर इन लोगों ने अपने लेवल पे पता किया तो उन्होंने कहा हमें ये भी पता चला कि सिया की ज़िंदगी में एक और लड़का, आप उसकी भी जांच कीजिए। मामला एक शहर के 2 बड़े कारोबारी घराने के बच्चों का था। पुलिस ने कहा ठीक है, हम जांच करेंगे। अब पुलिस ने किले के तमाम सीसीटीवी फुटेज को खंगालना शुरू किया, सिया के कॉल डिटेल को खंगालना शुरू किया। साथ ही सिया के घर वालों से पूछताछ की। कुछ पुलिस के अपने मोहबिरों ने पूछताछ करनी शुरू की। जब ये सारी चीज़ें हुई तो 2-3 अजीब चीज़ें सामने आई। पहली ये कि जब सीसीटीवी फुटेज को खंगाला गया तो पहली नज़र में तो कुछ दिखा नहीं, लेकिन फिर पुलिस को एक शख्स कुछ अजीब सा लगा। एक शख्स हुडी पहनकर उसी किले में उसी वक्त, टाइमिंग एकदम है, सुबह 10:30 बजे के आसपास का ये हादसा हुआ और ये लोग करीब 9:30 से 10:30 के दरमियान वहाँ पहुँचे थे। कई ऐसे कैमरों में पुलिस ने देखा कि जब जब केतन और सिया चल रहे आगे आगे, ये हुडी वाला लड़का पीछे पीछे उनको फॉलो कर रहा है। पर बहुत सारे लोग वहाँ जाते हैं, इसमें शक की क्या गुंजाइश। पर पुलिस को लगा कि ये इतनी गर्मी में हुडी क्यों पहने हुआ है। ऊंचाई पर चढ़ने में वैसे भी गर्मी आती, पसीना आता है, और इस शख्स ने इस मौसम में हुडी पहने हुआ, जबकि उस पूरे इलाके में और किसी ने नहीं पहन रखा। इसका मतलब है ये अपना चेहरा छुपा रहा है। पहला शक हुआ, लेकिन वो कौन है पुलिस पहचान नहीं पा रही। तब तक दूसरी टीम ने सिया के मोबाइल के कॉल डिटेल को खंगालना शुरू किया। जब कॉल डिटेल को खंगालना शुरू किया तो एक नंबर पर जाकर पुलिस की नज़र टिक गई। एक ऐसा नंबर जिस पर जनवरी से लेकर 18 जून तक, 18 जून की सुबह 7 बजे से पहले तक कुल 2004 कॉल किए गए थे, 2004 कॉल्स। अब जब पुलिस ने इन 2004 कॉल के ड्यूरेशन को खंगाला कि 2004 कॉल 6 महीने में कितनी देर बात हुई, तो जब गिना गया तो पता चला कि इन 2004 कॉल में कुल 338 आवर्स, 338 घंटे तक बात हुई थी। एक दिन में 24 घंटे होते हैं, 6 महीने 338 घंटा। पुलिस को लगा कि कुछ गड़बड़ है, पर सवाल यह है कि वो कौन सा नंबर है जिस पर 2004 कॉल हुए, वो कौन सा नंबर है जिसमें 338 घंटे बात हुई, और वो कौन है। जब पुलिस ने उस नंबर को चेक किया तो पता चला कि वो उसी शहर के एक और बिजनेसमैन परिवार से, आप कहिए, उनके बेटे का नंबर है और उसका नाम है चेतन चौधरी। चेतन चौधरी पुणे में उसी इलाके में रहता था जहां सिया के पापा का बिजनेस है। अब पुलिस को लगा कि चेतन चौधरी और इनके बीच इतनी बातचीत, इसको समझने के लिए ज़्यादा समझने की भी ज़रूरत नहीं है। इसका मतलब है दोनों में कुछ है।
अब पुलिस ने चेतन चौधरी के उस नंबर के जरिए उसका लोकेशन ट्रेस करने का फैसला किया। बड़ा आसान केस था। 18 जून की सुबह अगर वो इस लोहागढ़ किले में मौजूद है तो मतलब क्लियर। लेकिन जब उसका लोकेशन ट्रेस किया तो पता चला कि उसकी लोकेशन तो 18 जून की सुबह उस किले में है ही नहीं, बल्कि उसकी लोकेशन पुणे के शहर में जहां उसका दफ्तर है वहां की है। पुलिस को लगा कि नहीं, इस पर हम खामखा शक कर रहे हैं। और तभी पुलिस को एक और चीज पता चली। उसने देखा कि 18 जून की सुबह 7 बजे से लेकर रात के 9 बजे तक चेतन चौधरी के मोबाइल का नेट बंद है। आज के दौर में ऐसा कोई करता नहीं है। तो मोबाइल का नेट बंद है लेकिन उसके कॉल आ रहे हैं और कॉल का जो लोकेशन है वो उसका दफ्तर है। अब इस नेट बंद ने सुबह 7 से 9 पुलिस को का थोड़ा शक गया। पुलिस की टीम पहुंची चेतन के दफ्तर। वहां जाकर एम्प्लॉय से पूछताछ की। चेतन आया, बोला हाँ साहब हमारे तो नंबर थे, ये बंद है और मेरा लोकेशन आप देख लीजिए, मैं वहां गया ही नहीं। तभी एक एम्प्लॉय ने बताया कि साहब जो है वो मेरा फ़ोन लेकर आज सुबह गए थे कि उनके फ़ोन में कुछ दिक्कत है। जैसे ही पुलिस को पता चला, उस एम्प्लॉय से पूछा कि तुम्हारा मोबाइल का नंबर क्या है। उसने बताया नंबर ये है। अब पुलिस ने उस नंबर की लोकेशन ट्रेस की। वो नंबर उस किले में मौजूद पाया गया जिस लोहागढ़ के किले पे सिया और केतन सुबह मौजूद थे। चेतन चौधरी के एक एम्प्लॉय का मोबाइल का लोकेशन वहीं का था। पुलिस के लिए तस्वीर साफ हो गई। चेतन को उठाया, थाने ले गए। अब उससे पूछताछ शुरू हुई। जब पूछताछ शुरू हुई थोड़ी देर के बाद ही उसने कुछ कहानी सुनाई। जैसे उसने कहानी सुनाई, पुलिस की एक और टीम निकली, सिया के घर पहुंची। सिया को बोला कि आपसे कुछ पूछताछ करनी, क्योंकि आप चश्मदीद हैं केतन की मौत की। सिया भी ये सोच करके पुलिस की जांच में कुछ मदद करनी होगी, चल दी। लेकिन जब वहां सामना उसका हुआ चेतन चौधरी से तो पूरी कहानी पलट गई। इसके बाद अब दोनों ने कहानी सुनाई। वो कहानी जो 11 महीने पहले शायद सोनम के जरिए हम सब सुन चुके थे। कहानी ये थी कि सिया पुणे में रहने वाली एक अमीर कारोबारी की बेटी, पिछले साल दिवाली के दौरान चूंकि उसके पापा का बिजनेस जिस इलाके में था उसी इलाके में चेतन चौधरी का दफ्तर। दोनों हम उम्र लगभग। मुलाकात हुई। मुलाकात के बाद दोनों में प्यार हो गया। सब कुछ ठीक चल रहा था। लेकिन इधर जो सिया के पापा हैं और जो केतन के पिता हैं, ये दोनों चूंकि बिजनेसमैन हैं, 35 साल पुराना इनका रिश्ता रहा है। 35 साल से ये दोनों परिवार एक दूसरे को जानते थे। और जब जानते थे तो फिर ये लगा कि दोस्ती को क्यों रिश्तेदारी में बदली जाए। तो फिर तय हुआ कि अग्रवाल परिवार के केतन और गुप्ता परिवार की सिया की शादी कर दी जाए। दोनों घर वाले खुशी खुशी राजी हो गए। सिया के फादर और मदर वो भी तैयार, केतन के माँ बाप भी तैयार। 11 फरवरी को दोनों की सगाई कर दी गई। सिया इस शादी से खुश नहीं थी क्योंकि उसकी ज़िंदगी में चेतन था। अब वो कोशिश कर रही थी लेकिन घर वालों को साफ इनकार भी नहीं कर सकती थी, डर रही थी। 11 फरवरी की सगाई हो गई। सगाई के बाद अब चीज़ें बदलने लगी। अब चूंकि सगाई हुई तो हमेशा केतन जहाँ भी जाता उसको साथ ले जाने की कोशिश करता, घर वाले से भी मिलाता, वो घर भी आती। लेकिन इधर सिया अब खिंचने लगी थी। उधर शादी की तारीख भी तय हो गई, 25 नवंबर इसी साल जयपुर के एक पैलेस में, जो एक डेस्टिनेशन वेडिंग जो कहा जाता है, वहाँ 17 करोड़ रुपए में वो पैलेस 25 और 24 नवंबर के लिए बुक कर दी गई। इसके अलावा चूंकि परिवार पुणे में है, 2 चार्टर्ड प्लेन भी बुक किए गए ताकि मेहमानों को लाया ले जा सके। ये सारी तैयारियां चल रही हैं, लेकिन उधर सिया के दिमाग में कुछ और चल रहा है। इसी दौरान में होता यह है, अभी तक सिया को यह पता नहीं है कि उसे करना क्या है। शादी नहीं करनी ये तय है, लेकिन केतन से कैसे पीछा छुड़ाओ ये उसको अभी तक कुछ समझ नहीं आ रहा है। इसी बीच 31 मई की तारीख आती है। 31 मई को अचानक केतन सिया से कहता है कि मुझे ट्रैकिंग का शौक है, तो क्या तुम मेरे साथ चलोगी लोहागढ़ किला, आयरन फोर्ट। वो कहती है ठीक है चल चलो। बेमन से वो अब केतन के साथ पहुंच गई।
अब केतन को ट्रैकिंग का शौक, वो उसको ऊपर तक ले गया, बिल्कुल हाइट पे। 340 फीट हाइट थी उसकी, खाई उसके नीचे, उसके आगे। तो जब वहां पहुंची तब पहली बार सिया को उस हाइट पर पहुंचकर अचानक आइडिया आया कि अगर मैं यहां से केतन को धक्का दे दूं तो दुनिया को यह लगेगा कि एक हादसा था और मेरा काम आसान। केतन की मौत के बाद रिश्ता टूट जाएगा, फिर मैं अपना चेतन से शादी कर लूंगी। 31 मई को पहली बार यह ख्याल आया, वापस आई। अब वो बेचैन होने लगी कि फिर से उस जगह जाना है। 5 जून को पहली बार सिया अचानक कहती है कि फिर से चलो वहां। पर खुद केतन कहता अभी तो गए थे, वहां चढ़ाई भी है बहुत। केतन के घर वालों ने भी कहा कि क्या मतलब है इतनी जल्दी अभी जाने का, मत जाओ। केतन के माँ बाप सबने मना कर दिया। 5 जून को ये जो जाने का प्लान था ये कैंसिल हो गया। अब अगले दिन यानी 6 जून को केतन, केतन की सिस्टर, केतन की एक फ्रेंड और सिया, इन चारों को इंडोनेशिया में बाली जाना था। टिकट ऑलरेडी बुक थी और 6 जून की शाम की फ्लाइट थी। 5 जून को इसलिए सिया जाना चाहती थी ताकि 5 जून को पहाड़ी से धक्का दे दे, केतन का खेल खत्म, लोग हादसा समझेंगे, वो बाली भी साथ नहीं जाएगी, उसके बाद रिश्ता खत्म। लेकिन घर वालों ने इजाज़त दी नहीं, तो 5 जून को मौका हाथ से निकल गया। अब 6 जून को बाली जाना है। सिया को किसी भी कीमत पर बाली नहीं जाना। उसने सोचा क्या करूं। अब ये लोग घर से निकल गए पूरे लगेज के साथ। एक बैग जिसमें डॉक्यूमेंट्स हम लोग सभी जब ट्रैवल करते हैं तो लेकर चलते हैं, पासपोर्ट होता है, करेंसी होती है, टिकट्स होते हैं। तो उस एक बैग में 4 पासपोर्ट, चारों के करेंसी और सारी चीज़ें रखी हुई थी। सिया प्लान कर रही है कि बाली कैसे ना जाऊं, किसी तरह ये ट्रिप कैंसिल हो, क्योंकि वो जाना ही नहीं चाहती थी। रास्ते में एक जगह उसने कहा कि मुझे थोड़ा, एक रेस्टोरेंट था, थोड़ी देर के लिए गाड़ी रोक दो, वॉशरूम जाना है। गाड़ी रोक दी गई। सबने कहा जब रुकी तो चलो कुछ चाय वाय पी लेते हैं। लोग उतरे। इतनी देर में सिया ने उसी बैग से जिसमें सारे पासपोर्ट रखे थे, केतन का पासपोर्ट बाहर निकाला। केतन का पासपोर्ट लिया, छुपाया कपड़ों में। उसके बाद रेस्टोरेंट के अंदर गई, सीधे वॉशरूम में गई, पासपोर्ट के टुकड़े किए, उसके बाद उसे टॉयलेट में डालकर फ्लश कर दिया। वापस आई, नॉर्मल गाड़ी में बैठी, चारों एयरपोर्ट। अब जैसे एयरपोर्ट पहुंचे तो एंट्री के लिए अब सभी ने अपने पासपोर्ट और टिकट निकाले। बाकी तीनों के पासपोर्ट थे, केतन के पासपोर्ट मिसिंग। सब जगह ढूंढ लिया, सारे बैग में ढूंढ लिया, घर पे फ़ोन करके पता कर लिया, मिला नहीं। और केतन कह रहा मैं घर से लेकर चला हूँ। फिर ये हुआ कि कहीं छूट गया, रेस्टोरेंट में छूट गया, कहीं गिर गया। ये सिया ने बहाना बनाया। लेकिन फाइनली ये हुआ कि ये लोग बाली नहीं जा पाए, लौट आए। सिया यही चाहती थी। अब लौटने के बाद 6 जून को बाली का प्रोग्राम कैंसिल। 14 जून को अचानक सिया फिर से केतन से कहती है कि आयरन फोर्ट चलते हैं, लाहौगढ़, मुझे बहुत अच्छा लगा। केतन कहता चलो, बाली तो गए नहीं थे, चलते हैं। 14 जून को सिया और केतन उसी किले पर पहुंचते हैं, उसी हाइट पर पहुंचते हैं। इस बार सिया ठान के आई थी कि मौका मिला तो धक्का दे दूंगी, और सही मालूम उसी एज पर पहुंच गई। उसे मौका भी मिला और उसने धक्का दिया। 14 जून की बात कर रहा हूँ, फर्स्ट टाइम। इत्तेफाक से जब उसने धक्का दिया, पीछे एक पेड़ का आधा हिस्सा था, उसकी ओट में केतन खाई में गिरने से बच गया। बड़ी मुश्किल से संभला। जैसे ही संभला और पेड़ से, तब तक सिया ने को लगा कि ये तो बच गया। अब वो फौरन बहाना करती है, कहती सांप सांप सांप। तो उसने कहा तुमने मुझे धक्का, तो उसने कहा कि सांप था इसलिए मैंने तुमको बचाया, तुम्हारी जान बचा ली सांप से, इसलिए तुम्हें पीछे किया। केतन को लगा वाकई यार इसने मेरी जान बचाई है, सांप काट लेता, और शायद इसीलिए उसने पुश किया, धक्का भी नहीं पुश किया। वो आकर घर पे ये बात बताता है कि आज मैं इसकी वजह से बच गया, सिया की वजह से, क्योंकि वहां एक सांप आ गया और इसने मुझे पुश किया, वरना सांप मुझे डस लेता। उसे कहीं से भी ख्याल नहीं था कि उस दिन वो मौत के मुंह से जस्ट वापस आया। 14 जून को ये कोशिश, पहली कोशिश नाकाम गई। अब सिया और परेशान होने लगी। 19 जून को सिया का बर्थडे था, 19 जून को, और सगाई के बाद ये पहला बर्थडे था केतन के साथ। केतन के घर वालों ने और केतन ने महाबालेश्वर में एक अच्छे खासे रिजॉर्ट में उसका बर्थडे मनाने के लिए तमाम अपने रिश्तेदारों को, दोस्तों को बुलाया,
और सारा इंतजाम कर रखा था। 19 को महाबालेश्वर जाना है, लेकिन सिया नहीं चाहती थी कि उसके बर्थडे में केतन और तमाम लोग आए और ये बर्थडे मनाया जाए। वो उससे पहले छुटकारा चाहती थी। 19 जून को उसका बर्थडे है, जिसकी तैयारी केतन उसके घर वाले कर रहे हैं, और उससे एक दिन पहले 18 जून की सुबह सिया केतन से कहती है कि एक बार और चलते हैं लौगढ़ किला। केतन को अब भी कुछ समझ नहीं आ रहा। उसने कहा भी तो हम लोग गए, 2 बार हुआ है। उसने कहा असल में वो जगह मुझे इतनी खूबसूरत लगी कि मैं सोच रही हूँ कि मैं हम प्री वेडिंग शूट वहीं करें। चारों तरफ हरियाली, ऊंचे ऊंचे वो हैं, तो बहुत ही खूबसूरत तस्वीरें आएंगी प्री वेडिंग में। तो केतन खुश हो गया। तो उसने कहा बस मैं ये चाहती हूँ कि एक बार अच्छे से लोकेशन देख लूँ प्री वेडिंग शूट के लिए। केतन को लगा कि कल इसका बर्थडे है, चलो इसकी ये विश पूरी कर देते हैं। केतन ने कहा चलो चलते हैं। अब दोनों सुबह 9 बजे निकले। इधर रात को ही सिया ने केतन चौधरी को बता दिया था कि कल लास्ट चांस है, इसके बाद परसों महाबालेश्वर चले जाएंगे, शादी की तैयारियां शुरू हो चुकी हैं, तो मैं उसको लेकर जाऊंगी और तुम वहां पहुंचोगे और हम दोनों मिलकर इसे धक्का देंगे। अब चेतन भी पढ़ा लिखा, सिया भी पढ़ी लिखी, सबको पता है कि ऐसे सिचुएशन में एक एक्सीडेंटल डेथ में भी पुलिस जांच तो करेगी, तो जिन पर शक होगा उनसे पूछताछ भी होगी। तो उसने पूरा प्लान बनाया, अपना मोबाइल अपने दफ्तर में छोड़ दिया, एक एम्प्लॉय का लिया। क्यों एम्प्लॉय का? इसलिए लिया कि उस वक्त केतन और सिया आगे आगे चलेंगे और जैसे ही मौके पर पहुंचेंगे सिया उसको मैसेज करेगी इंस्टाग्राम के थ्रू और वो वापस आएगा और फिर दोनों मिलकर धक्का देंगे। इसलिए वो अपने एम्प्लॉय का ले गया और अपना मोबाइल छोड़ दिया ताकि उसका लोकेशन शाम तक उस दिन उसकी जो पूरी लोकेशन है उसका दफ्तर दिखाए। सुबह ये लोग निकलते हैं, ठीक 10:30 बजे के आसपास का वक्त था जब ये उस ऊंचाई पर पहुंचते हैं। ऊंचाई पर पहुंचने के बाद अचानक मैसेज देती है, पीछे से हुडी में अपना चेहरा छुपाए वो चेतन चौधरी करीब पहुंचता है। इसके बाद जैसे ही केतन वादियों की तरफ देख रहा था, एक साथ सिया और चेतन दोनों ने मिलकर केतन को इस तरह धक्का मारा कि इस बार उसके बचने की कोई गुंजाइश नहीं थी और इस धक्के के बाद केतन सीधे 340 फीट गहरी खाई में जा गिरा, जहां से अगले दिन उसकी लाश मिली। इस खुलासे के बाद सिया और चेतन दोनों को पुलिस ने पकड़ रखा है, पुलिस हिरासत में है। मैं चेतन और सिया ने जो किया, क्योंकि इस पूरी कहानी की जड़ में यह है कि सिया को शादी नहीं करनी थी केतन से। ऐसे कई केस हाल में हुए हैं, सोनम तो सुर्खियों में थी, जिसमें इन्हीं शादी न करने को लेकर या सगाई न करने को लेकर लड़की या लड़का दूल्हा या दुल्हन में से किसी को मार देते हैं। कई लोग कहते हैं कि अगर नहीं करनी है तो साफ मना कर दो, और भी अगर मजबूर हो तो भाग जाओ, किसी की जान तो बच जाएगी। इस पूरे इंसिडेंट के बाद केतन अग्रवाल के पिता ने एक बात कही। उन्होंने कहा कि अगर एक बार भी सिया यह कह देती या उस लड़के की तस्वीर दिखा देती और कहती कि मुझे उससे शादी करनी है, केतन से नहीं करनी है, मैं खुद ये शादी कैंसिल कर रास्ता आसान कर देता। मैं चाहता हूं कि जो सवाल हर एक लोग पूछते हैं उसका जवाब एक बाप जिसने 26 साल के अपने नौजवान बेटे को खोया है, उसका क्या कहना है, मैं आपको सुनाना चाहता हूं। अगर उसको शादी नहीं करनी थी तो सीधा उसने उसके माँ बाप को या हमको किसी चीज से इनकार कर देते, या जिस लड़के के साथ उसका जो भी अफेयर चल रहा है कहीं से भी एक फोटो हमको भेज देते तो भी हम कैंसिल कर देते। इन लोगों ने इतना बड़ा कदम उठाने का क्यों सोचा, और क्या इनकी मानसिकता है? इन लोगों की इतनी क्रूर मानसिकता है कि किसी का 26 साल का लड़का इनके थोड़े से अय्याशी के लिए मार दिया जाए। इनकी इतनी क्रूर विचारधारणा को कहीं तो भी समाज में ध्यान में लेना चाहिए, और ये विचारधारणा इनको इनके परिवार से, इनके संस्कारों से ही आई होगी। उसके सिवा एक 20 साल के लड़की में इतना किसी का मर्डर करने तक का सोच आना और करना कहां तक पॉसिबल है? तो ये इनके माता पिता, परिवार जहां से आई होंगी, उन्होंने किसने क्या सीख दी, अब ये मैं बता नहीं पाऊंगा। तो जैसा केतन के पिता ने कहा, अगर वाकई किसी को शादी नहीं करनी है जबरदस्ती मजबूर होकर, तो फिर रास्ते हैं, या तो सच बता दो या फिर भाग कर लो भाई।
कम से कम किसी को मारने से तो बेहतर है। यही कहानी सेम सोनम की थी। अपने पिता, जो उसके पिता हार्ट के पेशेंट थे, उन्होंने रिश्ता तय किया राजा रघुवंशी के साथ। वो मना करना नहीं चाहती थी, अपने पिता को मतलब तकलीफ नहीं देना चाहती थी, मजबूरी में शादी की। और वो बेचारा राजा रघुवंशी, माँ बाप का नौजवान बेटा, बेवजह मारा गया। वाकई ये पूरी कहानी अगर आप देखें, कई जगहों पर एक जैसी। सोनम ने शादी के 1 हफ्ते के बाद अपने पति को मारा। सिया ने सगाई के 4 महीने बाद। सोनम अपने पति को मारने के लिए कामाख्या देवी मंदिर का दर्शन करना है ये कहकर उसे असम ले गई और फिर वहाँ से शिलोंग। सिया यहाँ उसे प्री वेडिंग और ऊंचाई देख करके शूट करना इस बहाने से लोहागढ़ किला ले गई। सोनम ने भाड़े के हथियारों के साथ अपने भी हाथ से अपने पति को धक्का दिया था खाई में। यहाँ सिया ने भी अपने बॉयफ्रेंड के साथ मिलकर अपने होने वाले पति को धक्का दिया उस खाई में। सोनम भी शादी के बाद केतन के साथ, जो राजा रघुवंशी के साथ बेंगलोर नहीं जाना चाहती थी, बहाना किया। यहाँ भी सिया केतन अपने होने वाले पति के साथ बाली नहीं जाना चाहती थी, उसका पासपोर्ट तक जला दिया और फाड़ के फेंक दिया। सोनम ने भी ये सब इसलिए किया क्योंकि वो सचिन नाम के लड़के से प्यार करती थी, उससे शादी करना चाहती थी। सिया ने भी ये सब इसलिए किया क्योंकि वे चेतन नाम के लड़के के साथ शादी करना चाहती थी। लेकिन उस घर वालों से पूछे, 26 साल की उम्र, पूरी जिंदगी घर में खुशियों का भी माहौल, शादी की तैयारी, शहनाई बजने का वक्त था, और सिर्फ इन 2 लोगों की वजह से पूरा घर मातम में तब्दील हो गया। एक अफसोसनाक कहानी है ये, सचमुच। तो फिलहाल इतना ही। आप